हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट स्टडी। सो आज हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, एनसीईआरटी का ही चैप्टर है। सो जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो हम क्रॉप के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से उनका मैनेजमेंट करते हैं। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे आज। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें हम देखेंगे क्रॉप्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें हम सारी प्रोसेस देखेंगे कि क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें प्लोइंग हमारा मेथड आता है और कुछ हमारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, दैट आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। नेक्स्ट हम इसमें पॉइंट कवर करेंगे सोइंग, मीन्स सीड को बोना, खेत में जो हम सीड प्लांट करते हैं दैट इज़ नोन एज सोइंग। इसमें हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ सीड्स, ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें जो हमें कवर करना है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इसे करने से पहले थोड़ा सा हम अपना प्रीवियस क्लासेस में जाएंगे, अपना रिवाइज करेंगे। तो आपने 7th में और 6th में चैप्टर पढ़े होंगे फूड, कि हम अपने फूड में जैसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने पढ़ा था, या फूड के सोर्सेज क्या होते हैं। तो सोर्सेज में हमने देखा था कि फूड के जो हमारे सोर्सेज होते हैं दैट आर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो प्लांट सोर्स होता है वो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन से ही होता है। जैसे कि कोई आपको ट्री से मिल रहा है, जैसे फ्रूट्स की मैं बात करूँ तो वो आपको ट्री से मिलते हैं। वेजिटेबल्स भी आपको प्लांट से मिल जाती हैं, बट अगर आप पल्सेस की बात करते हो, ग्रेन्स की बात करते हो, तो वो आपको क्रॉप से ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा जिनके घर पे खेती होती है, जिनके घर पे फार्मिंग होती है, उनको पता होगा कि हम वीट कैसे ग्रो करते हैं, या पैडी सीड्स जो होते हैं, धान की खेती जो होती है वो आप कैसे करते हो। बहुत ही कॉमन है हमारे इंडिया में। और अगर मैं यूपी साइड की बात करूँ तो इधर बहुत ज़्यादा गेहूँ और धान की खेती, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है। हर एक पर्सन को पता होता है कि किस तरह से हम गेहूं और धान वगैरह करते हैं। अगर नहीं भी पता है तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमें करना है। तो जो हमारा फूड था वो हम कैसे कलेक्ट करते हैं, जो प्लांट सोर्सेज होते हैं वो हम मेनली क्रॉप प्रोडक्शन से ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की। तो अगर मैं बहुत टाइम पहले की बात करूं, अबाउट 10,000 BC, तो उसमें क्या होता था कि जो हमारे पीपल थे, नोमैडिक पीपल होते थे, जिन्हें हम बंजारा बोलते हैं। नोमैडिक पीपल दैट आर नोन एज बंजारे, आप लोगों ने सुने होंगे। वो लोग क्या खेती नहीं करते थे पहले, मतलब ऐसे कोई क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह नहीं होता था। वो क्या करते थे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते थे वो रॉ को ही खा लेते थे। ठीक है, रॉ फ्रूट्स खा लिए, जैसे सेब लिया सेब खा लिया, कोई वेजिटेबल ली लाइक कैरेट लिया कैरेट खा लिया। तो वो प्रोसेसिंग भी नहीं करते थे फूड की और क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं करते थे। तो कुछ टाइम बाद उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ नया सोचें, कल्टीवेशन करने का सोचें। तो उन्होंने अपना थोड़ा माइंड यूज़ किया और क्रॉप प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने। तो वहीं से हमारा जनरेट हुआ था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आपको पता है एक ऐसी साइंस होती है जिसमें हम क्रॉप्स की स्टडी करते हैं। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड उनका मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हम देखते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले क्रॉप की। क्रॉप क्या होता है, अगर मैं बेसिक आपको बताऊं हिंदी लैंग्वेज में, जनरल जो आप लोग समझोगे बेसिक तरीके से, तो वो ये होता है कि बहुत सारे प्लांट्स को एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल में ग्रो करना। ठीक है, वन काइंड ऑफ प्लांट, जैसे कि आप गेहूं की खेती करते हो तो आप गेहूं ही लोगे, काफ़ी बड़े एरिया में उसे ग्रो करोगे, बहुत ही लार्ज एरिया होता है, सिर्फ वन टाइप ऑफ प्लांट ही लेते हो आप, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। तो वी कैन डिफाइन व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड are grown and cultivated at one place on a large scale। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉप।
व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड, वन टाइप के ही हमें प्लांट ग्रो करने होते हैं और एक प्लेस पे ही ग्रो करेंगे और बहुत ही लार्ज स्केल पे ग्रो करेंगे, उसको हम बोलते हैं क्रॉप, कॉल्ड एज क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट, ओके, या पैडी सीड्स. तो आप इस तरह से एग्जाम्पल बता सकते हो, क्रॉप ऑफ पैडी, क्रॉप ऑफ व्हीट, क्रॉप ऑफ मेज. ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं. अगर नहीं पता तो थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि जो हमने क्रॉप्स को क्लासीफाई किया हुआ है वो उनके सीज़न के अकॉर्डिंग किया हुआ है कि किस सीज़न में हमें ग्रो करनी है और किस सीज़न में उनको हार्वेस्ट करनी है. तो अकॉर्डिंग टू द या बेसिस ऑफ द सीज़न इन विच दे ग्रो. तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स किस पे बेसिस है, तो वो सीज़न पे बेस्ड है कि किस सीज़न में क्रॉप को ग्रो किया जाता है और किस सीज़न में उसको हार्वेस्ट किया जाता है. सीज़न के अकॉर्डिंग ही क्यों ग्रो किया, मतलब क्लासीफाई जो किया वो सीज़न के अकॉर्डिंग क्यों किया, क्योंकि जो हमारी क्रॉप होती है, अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात करते हैं, अदर कंट्रीज़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का होता है, मतलब बिजनेसमैन और आप बाकी चीज़ों की बात करोगे तो वो हमारे यहाँ पे कम चीज़ें होती हैं, क्रॉप्स का ज़्यादा काम है. ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं. तो इंडिया में आपको पता है कि जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, सीज़न है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. अब अगर हम बात करते हैं किसी ऐसी क्रॉप की, मान लो व्हीट की, तो उसको बहुत ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती है. अगर आप बात करते हो पैडी सीड्स की, तो उनको बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है. तो हम उसे सीज़न के अकॉर्डिंग ग्रो करेंगे. मान लो पैडी सीड है तो हम उसको रेनी सीजन में ग्रो करेंगे. क्लियर. अगर व्हीट की आप बात करते हो तो व्हीट को आप समर में ग्रो करते हो. तो इस तरह से हमने इसको इसी वजह से अकॉर्डिंग टू सीज़न क्लासीफाई किया हुआ है. तो सबसे पहले हम इसको क्लासीफाई के लिए मैं एक टेबल बना देती हूँ, आपको चार्ट बना देती हूँ, फ्लो चार्ट. फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप इज खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स, एंड सेकेंड टाइप इज द रबी क्रॉप्स. सबने नाम सुने होंगे. तो जो हमारी खरीफ क्रॉप्स होती हैं, दीज आर सोन इन द रेनी सीजन, दीज आर सोन इन द रेनी सीजन. अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करते हैं तो दीज आर ग्रोज या ग्रोन, दीज आर ग्रोन इन विंटर सीजन. ठीक है, इनका जो टाइमिंग होता है हमारा ग्रो करने का खरीफ क्रॉप्स का, दैट इज जून टू सितंबर, जून टू सितंबर. और जो रबी क्रॉप्स का हमारा टाइम होता है दैट इज अक्टूबर टू मार्च. क्लियर है. तो आपको टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए. खरीफ क्रॉप्स के लिए जो हमारी टाइमिंग्स होती हैं वो जून से सितंबर होती हैं, और रबी क्रॉप को हम कब ग्रो करते हैं, अक्टूबर से मार्च में. मतलब अक्टूबर में आप इसको सोइंग करोगे और मार्च में आप इनको हार्वेस्ट कर लोगे. उसके बाद बाकी की प्रोसेसिंग है आप कंप्लीट कर लेते हो. तो आपने देखा जो हमारी रेनी सीजन की क्रॉप्स अभी मैंने बताई थी जिनको ज़्यादा वाटर की नीड होती है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारी आती हैं पैडी, धान की जो हम खेती करते हैं, मेज़, MAIZE, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. ओके, इस तरह की जितनी भी हमारी क्रॉप्स होती हैं वो हम खरीफ क्रॉप्स में काउंट करते हैं, क्योंकि इनको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है. रबी के हम एग्जाम्पल देखेंगे. इसमें हमारा आता है वीट, पी, ग्राम, मस्टर्ड एंड लिनसीड. ठीक है, तो इस टाइप की जितनी भी हमारी क्रॉप्स होती हैं दैट आर रबी क्रॉप्स.
क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया होगा रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें आता है कि कुछ हमारी क्रॉप्स जो होती हैं इन सीजन के बिटवीन में भी हम ग्रो कर देते हैं। ठीक है, तो आप एक नोट डाल के यहाँ पे लिख सकते हो, बिसाइड्स दीज pulses and vegetables are grown during summer at many places। ओके, तो जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं और जो हमारी पल्सेस होती हैं इनको हम समर सीजन में ग्रो कर सकते हैं, मान लो करते ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। अब नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन में जो हम बेसिक प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, मतलब एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं कोई भी क्रॉप को प्रोडक्ट करने के लिए। ठीक है, पूरा हमें उसका फाइनल रिज़ल्ट के लिए स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या क्या स्टेप हम लेते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। तो कुछ तो जैसे हम लोग घर पे भी गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। जैसे हमने एक प्लांट लगाया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, घर पे लगा लेते हैं। बट हमें प्रैक्टिसेस वहाँ पे भी करनी है, जैसे मिट्टी को तैयार करना है, ठीक है, प्लांट को लगाना है, पानी देना है। तो वहाँ पे हार्वेस्ट नहीं करते क्योंकि हम फ्लावरिंग वगैरह में उनको यूज़ करते हैं, तो हार्वेस्ट की नीड नहीं होती है, हम उन्हें सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। क्लियर? तो जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में बेसिकली यूज़ होती हैं, जो अभी हम धान की खेती और गेहूँ की खेती देख रहे थे, तो उसमें कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ऑफ सॉइल, क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप हम इसमें देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो सोइंग। क्लियर? सोइंग हमने अभी पढ़ा था पीछे कि इसको हम बोल सकते हैं सीड टाइम, मतलब जब हम हिंदी में अगर बोलूँ तो बुवाई जो आपकी होती है उसको हम बोलते हैं सोइंग, जब आपको सीड खेत में डालने जाते हो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना, आप सीड ग्रो कर डालने से पहले अपनी मिट्टी को अच्छा बनाते हो, हेल्दी बनाते हो। ठीक है, वो हमारा प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड हमारा स्टेप हो गया सोइंग। थर्ड हम इसमें स्टेप लेते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मीन्स हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं, ये भी हेल्प करते हैं हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए और सॉइल को हेल्दी बनाने के लिए। नेक्स्ट हम स्टेप इसमें यूज़ करते हैं इरिगेशन। इरिगेशन होता है वाटरिंग, मीन्स पानी देना, जो आप बोल देते हो सिंचाई करना। नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट आता है प्रोसेस, या नेक्स्ट स्टेप हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मतलब जो हमारे खेत में हमने क्रॉप ग्रो की है उसमें क्या होगा, कुछ ग्रास वगैरह एक्स्ट्रा जो प्लांट्स होते हैं वो आ जाते हैं, जिसको हम हिंदी में खरपतवार बोल देते हैं। तो उनसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए आप कोई दवाई वगैरह यूज़ करते हो, केमिकल्स का आप उसमें स्प्रे करते हो, तो उससे वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारा इसमें स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। अब हमारी फसल बिल्कुल बड़ी हो गई है, क्रॉप जो है पूरी कंप्लीट ग्रो हो चुकी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट करते हैं, मीन्स कटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें स्टेप स्टोरेज। जो हमारी फसल है अब उसको हम फेंकेंगे तो नहीं, उसको हमें कैसे स्टोर करना है या क्या करना है वो चीज़ें हम इस स्टेप में देखते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें हमारा प्रोसेस आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आपको प्रैक्टिसेस पता चल गई, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमारी कितनी होती हैं, 7 प्रैक्टिसेस होती हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड स्टेप में था सोइंग, थर्ड में था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स,
फोर्थ है हमारा इरिगेशन, फिफ्थ है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, एंड सिक्स्थ है हमारा हार्वेस्टिंग, एंड सेवन्थ है एंड लास्ट स्टोरेज। अब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखेंगे कि हमें अपनी सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो चीज़ें देखेंगे। हम क्या करते हैं, सॉइल को टर्न एंड लूजन इट, टर्निंग एंड लूजिंग इट, इसको हम क्या करते हैं, जैसे हमारी मिट्टी है बहुत टाइम से मान लो ऐसे ही जमी हुई है एक तरह से वो, तो हम उसे पहले लूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप कुछ इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हो जो मैंने अभी पीछे आपको बताए थे। बाकी आगे हम अभी कवर करेंगे क्या इम्प्लीमेंट्स हमें यूज़ करने हैं, लाइक हो थे, प्लो थे, ये सारी चीज़ें हम लूजिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसे लूज़ करेंगे। इट अलाउ द रूट्स, क्यों करते हैं, ठीक है। अब वाई वी लूज द सॉइल, तो इट अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। मीन्स अगर सॉइल हमारी लूज़ हो जाएगी तो हमारी जो प्लांट की रूट्स होंगी वो मिट्टी में अंदर तक चली जाएंगी। उससे क्या होगा कि अच्छे से वो वाटर वहाँ से ले सकता है, और जो प्लांट है हमारा जल्दी से नहीं ख़राब होगा वहाँ से। मान लो हवा चल रही है, तेज़ हवा, या वहाँ से सॉइल उड़ रही है हमारी डिफोरेस्टेशन वगैरह के केस में, तो वो जल्दी नहीं होगा, प्लांट ख़राब नहीं होगा वहाँ से, वो अपने स्थान पे ही जो अपना प्लेस है उसका वहीं पे वो फिक्स रहेगा। और क्या क्यों हमें नीड होती है सॉइल को लूज़ करने के लिए, इट ऑल्सो अलाउज रूट्स टू ब्रेथ इजीली, सांस लेने के लिए, ठीक है। जो हमारी रूट्स होती हैं प्लांट की, उनको ब्रेथ के लिए भी ये लूजनिंग ही अलाउ करती है। अगर हमारी मिट्टी एकदम हार्ड होगी तो प्लांट कैसे ब्रीथ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ earthworms and microbes present in soil। जो हमारी सॉइल में अर्थवर्म और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनको ग्रो करने में भी ये हेल्प करता है। इनको ग्रो करने से क्या बेनिफिट होता है, ये भी हमारे एक्चुअली हम इनको क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स होते हैं कॉल्ड एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, किसान का दोस्त इनको बोलते हैं हम। तो ये भी क्या काम करते हैं, ये भी मिट्टी को लूजनिंग में हेल्प करते हैं। और जैसे जैसे ये मिट्टी में घूमते रहेंगे, इस तरह से चलते हैं ये, तो वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज भी इजीली हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। और क्या करते हैं ये, ह्यूमस भी ऐड करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सॉइल एंड ऐड ह्यूमस। ओके, तो ये हो गया इसमें हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो हम लेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमने मिट्टी को टर्निंग और लूजिंग के प्रोसेस से उसको लूज़ कर लिया। सेकंड स्टेप हम क्या लेते हैं कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी सॉइल में मिनरल्स, वाटर्स और ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर नहीं है तो हम ह्यूमस वगैरह फर्टिलाइज़र्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स आप ऐड कर सकते हो एंड मैन्योर भी ऐड कर सकते हो, क्लियर है। और हम क्या कर सकते हैं, इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो हमारी सॉइल होती है उसमें हमारे डेड प्लांट्स भी होते हैं। मान लो कोई प्लांट है काफ़ी टाइम से था, और जब हमारा पतझड़ सीज़न आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, प्लांट हमारा डेड हो जाता है, मतलब वो दोबारा से ग्रो नहीं करता है। तो वो डेड प्लांट है, वो मिट्टी में मिल गया, बट उसके पास जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड प्लांट के पास, वो सारे हमारे सॉइल में ही मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो डिकेइंग एनिमल्स होते हैं या डेड एनिमल्स होते हैं वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं, और जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हमारा बहुत ही हेल्पफुल होता है और मिट्टी में भी प्रेजेंट होता है काफ़ी अच्छी मात्रा में। तो ये हमारा फिर से जो हमारा प्लांट होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मान लो कोई प्लांट था, इसको हम क्लियरली देखते हैं, कोई प्लांट था जो भी है,
इस तरह से हमारा प्लांट था, ये मैं बना रही हूँ, रफली है थोड़ा सा। मान लो इसका डीके हो गया तो ये थोड़े टाइम बाद क्या है, ग्रीन नहीं होगा, ब्लैकिश हो गए, या आपका ब्राउनिश कलर के बाद ब्लैकिश हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाता है एक तरह से। तो इसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में मिल गए। उसके बाद क्या है, आपने कोई दूसरा प्लांट ग्रो किया, यहाँ पे अनदर प्लांट आपने ग्रो किया, तो ये जो हमारे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स थे ये हमारे सॉइल में मिल गए। अब इस सॉइल में आपने जो भी प्लांट ग्रो किया उसमें ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका एनिमल्स का होता है, जो एनिमल जिस मिट्टी में भी डेड होगा उसके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उसके ह्यूमस के, वो हमें किसी अनदर प्लांट जब आप ग्रो करोगे तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब एक और यहाँ पे मेन पॉइंट हमारा आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल होती है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, इट इज़ न्यूट्रिएंट रिच, ठीक है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे इसी सॉइल में होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है ये हमारी, तो आप इसको याद रखेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा लूजिंग और टर्निंग का प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग। पीछे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लूजनिंग एंड टर्निंग इज नॉन एज टिलिंग और प्लोइंग। क्लियर है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग और प्लोइंग, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। जस्ट वेट, ओके। तो जो हमारी प्लोइंग होती है ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, हमारे पास एक इम्प्लीमेंट होता है, इट इज़ डन बाय द प्लो, इट इज़ डन बाय प्लो, PLOUGH। क्लियर। ये हमारा वुड का बना हुआ होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड और समटाइम्स आयरन, ठीक है। दोनों से बना हो सकता है, वुड से या आयरन से। अब क्या होता है कि अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, कंडीशन हम कह सकते हैं इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन जो होती है, बहुत बिल्कुल सॉइल इस तरह से फिक्स होती है कि आप उसमें कुछ भी नॉर्मल अगर यूज़ करोगे, हैंड वाले जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, तो नहीं वो हो पाती, ठीक है, उखड़ती नहीं है, वहाँ से हिलती भी नहीं है, बिल्कुल भी कोशिश कर लो। तो हम क्या करते हैं, वाटरिंग कर देते हैं। पहले उसमें जो हमारा फील्ड है उस एरिया में हम पहले पानी छोड़ देंगे, उसके बाद हम उसको प्लो करेंगे। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं इफ़ सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट नीड्स वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हम क्या करेंगे, उसमें वाटरिंग कर देंगे। अब हमने मान लो प्लोइंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। प्लोइंग करने के बाद भी क्या होता है, हमारी जो सॉइल है उसमें कुछ बिग पीसेज ऑफ सॉइल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लोड फील्ड में PLOUGHED, प्लोड फील्ड may have big pieces of soil। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स। तो अब हमें इनको भी छोटा करना पड़ेगा। इनको छोटा कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द प्रैंक। क्लियर है। प्रैंक यूज करते हैं। प्रैंक जो हमारा इम्प्लीमेंट होता है इट इज़ टिम्बर, ठीक है, वुड का होता है, जनरली फ्लैट होता है, ठीक है। इट इज़ टिम्बर दैट इज़ फ्लैट होगा। तो इससे क्या होती है, जो बिग पीसीज होते हैं सॉइल के वो टूट जाते हैं। इस तरह से मान लो आप अपने फील्ड में चलाओगे इसको, तो वो जो बिग पीसीज हैं वो छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लैट होता है, इलोंगेटेड होता है
एंड रेक्टेंगुलर शेप होता है। विद पैरेलल फेसेस that are higher than longer than wide। क्लियर। तो इस तरह से हमारा होता है ये प्रैंक, और क्या हेल्प करता है, जो हमारे बिग पीसीज ऑफ सॉइल होते हैं उनको स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करने के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका हम यूज़ करते हैं, ये भी सॉइल प्रिपरेशन के स्टेप में ही यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम सॉइल प्रिपरेशन में ही लेवलिंग भी करते हैं, अपना जो फील्ड होता है उसको लेवल करते हैं। तो फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन प्रोसेस। ठीक है। मान लो हमारा जो फील्ड है अगर वो लेवल नहीं है तो एक तो सोइंग में भी प्रॉब्लम आएगी, मशीन वगैरह से आजकल सो करते हैं, या फिर आप पहले नॉर्मल ऑक्स या N2 एनिमल लेते थे और उसके थ्रू, अभी मैं प्रोसेस बताऊंगी किस तरह से हम ग्रो करते थे, सीड को हम प्लांट करते थे, उसमें खेत में डालते थे, तो वो डिफरेंट प्रोसेस था। अगर आपकी ज़मीन लेवल नहीं है, प्लेन एरिया नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी सोइंग करने में। और किस में प्रॉब्लम आएगी? इरिगेशन में, जो हम वाटरिंग करते हैं उसमें भी इरिगेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम एक साइड से पानी छोड़ देते हैं, बाकी पूरे जो एरिया है उसमें पानी खुद ही मूव करता है। तो अगर ऊंचा नीचा है तो वो उसमें प्रॉब्लम आएगी, पानी आपका नहीं जाएगा, या फिर जहाँ नीचा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो इसलिए हमें फील्ड को लेवल करना बहुत ही नेसेसरी होता है। तो इट इज़ डन बाय, या लेवलिंग इज़ डन बाय लेवलर। ठीक है। ये भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, इम्प्लीमेंट होता है, जिसके थ्रू हम अपने खेत को, अपने फील्ड को लेवल में करते हैं। समटाइम्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम मैन्योर ऐड करते हैं। समटाइम्स वी ऐड मैन्योर टू द सॉइल बिफोर प्लोइंग। ठीक है। प्लोइंग से पहले हम क्या करते हैं, उसमें मैन्योर को ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी सॉइल में अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो जाएं। क्लियर है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, वाटर भी करते हैं, वाटरिंग भी करते हैं। सोइंग से पहले वाटरिंग तो हमें करनी होती है। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। ठीक है। इससे सीड टाइम आप कह सकते हैं। क्लियर है। तो इतना आप सबको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो मैंने आपको 3 एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बताए थे। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, इसमें क्या क्या थे हमारे? प्लो, हो, HOE एंड कल्टीवेटर। ये तीनों थे, इन तीनों को हम देखेंगे। तो इम्प्लीमेंट्स अब तक तो आपको समझ आ गया होगा एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लो, PLOUGH। तो प्लो हमारा क्या होता है, इसको हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, एंशिएंट टाइम से ही हम यूज़ कर रहे हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? टिलिंग ऑफ सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स, टू द क्रॉप, removing the weeds, scraping of soil। ठीक है। स्क्रैपिंग एक मतलब हम समझ सकते हैं कि जो ऊपर की लेयर होती है उसको थोड़ा थोड़ा हटाना, खुरचना टाइप कह सकते हैं। तो इस इम्प्लीमेंट का यूज़ किया जाता है। ये हमारा वुड का या
आयरन का बना हुआ होता है। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारे किस तरह से पार्ट्स होते हैं। तो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जो हमारा प्लो होता है इस तरह से दिखता है। 2 एनिमल का हम यूज़ करते हैं। आजकल तो आप मशीनरीज़ का यूज़ करते हो, बट पहले हम प्लो का यूज़ करते थे, हो का भी यूज़ करते थे। आजकल आप ट्रैक्टर से यूज़ करते हो, डायरेक्ट आपके मशीनरी वगैरह उसमें आप यूज़ कर लेते हो, तो वो ईजी हो गया है, टाइम सेविंग भी है। पहले बहुत डिफ़िकल्ट भी होता था और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो इसमें हमारे 2-3 पार्ट्स नेमिंग है, तो वो बता देती हूँ। जो हमारे एनिमल्स के नेक पे लगा हुआ होता है एक सीधा डंडा, उसको हम बोलते हैं बीम। ठीक है। फिर जो हमारा प्लो होता है वो हमारा ये प्लो होता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं एक बार बना देती हूँ यहाँ पे, या दिस साइड आप देख सकते हो। ये हमारा प्लो का एक्चुअल ये है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम हमारा बनता है प्लो लगा के और इसके साथ डंडा लगा के, ये हमारा पूरा प्लो है। तो इसकी जो प्लो की ये वाली साइड होती है जो हमारी बीम से अटैच होती है, ये हमारा प्लो शाफ्ट होता है। ठीक है, जो बीम से अटैच्ड होती है उसको हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट, और जो हमारा बॉटम का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं प्लो शेयर। तो 3 ही पार्ट्स होते हैं, बीम, प्लो शाफ्ट एंड प्लो शेयर। तो इस तरह से हमारे फार्मर्स इसको यूज़ करते थे। 2 एनिमल लगा के ये दोनों चलेंगे, उसके साथ यहाँ पे मिट्टी में ये देखो आयरन का लगा हुआ है, ये ज़मीन में गड़ा हुआ रहता है, और इस तरह से इसको हम धक्का देते हैं पीछे से और मिट्टी आपकी प्लो होती जाती है। ठीक है, इस तरह से हम अपनी मिट्टी को लूज़ कर लेते हैं बाय यूजिंग द प्लो। तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, हमारे पास 3 चीज़ें थी, 3 पार्ट्स थे हमारे प्लो के, बीम, प्लो शेयर एंड प्लो शिफ्ट, PLOUGHSHAFT, प्लो शाफ्ट। क्लियर। शिफ्ट हम इसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, प्लो शाफ्ट करेंगे। तो इस तरह से हम उसको प्लो का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हो, HOE। ये भी हमारा एक इम्प्लीमेंट होता है जो हम प्लोइंग के लिए यूज़ करते हैं या टिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर removing weeds and loosening the soil। clear, loosening the soil। तो इसको हम यूज़ करते हैं weeds को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। इसका भी मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ एक बार। तो ये हमें स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हो इस तरह का होता है। इसमें हमारा बीम लगा हुआ होता है, रॉड होती है, हैंडल होता है, ग्रिप होती है और बेंट प्लेट होती है जो हमारी प्लोइंग के लिए मेन हेल्प करती है, ये ही हेल्प करती है। इसको भी एनिमल्स पुल करते हैं, जिस तरह से हमारा प्लो को एनिमल पुल करते थे, इसको भी एनिमल पुल करते हैं। ये हमारा इस साइड से हम इसको एनिमल की नेक पे रखते हैं और ये हमारा बेंट प्लेट जो होती है ये आपकी प्लोइंग में हेल्प करती है। अब हम देखेंगे प्लो और हो में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। प्लो वॉज यूज फॉर फॉर्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ सॉइल प्रिपरेशन फॉर सोइंग, और जो हमारा हो है वो एक हैंड टूल होता है। ठीक है, उसको आप हैंड से भी यूज़ कर सकते हो, हैंड टूल होता है, या फिर एनिमल की हेल्प से भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो दोनों ही केसेस होते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ और है, ये हमारे स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, मतलब जिनके पास कम फील्ड एरिया होता है, वो इसको यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स वगैरह जो ग्रो करते हैं उनके लिए भी होता है, वेजिटेशनल क्रॉप्स के लिए मेनली यूज़ वही लोग करते हैं हो को। बाकी तो नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैक्टर वगैरह से आजकल तो वो यूज़ करते हैं, बट पहले टाइम में प्लो यूज़ करते थे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर हम किसे कहते हैं? अगर सिंपल मैं मैन्स की भी बात करूं तो जो किसी भी चीज़ को कल्टीवेट करता है, कोई भी वो मैन हो सकता है या कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पे हम थिंग की बात करेंगे, अ थिंग that cultivates something।
ठीक है, ये हमारा मैकेनिकल इम्प्लीमेंट होता है, मशीन्स होती हैं इसमें, इसको इसलिए हम मैकेनिकल इम्प्लीमेंट बोलते हैं। मैकेनिकल इम्प्लीमेंट, या आप इसे मशीन बोल सकते हो सिंपली। फॉर ब्रेकिंग अप द ग्राउंड, वही सिंपल प्लोइंग के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर लूजनिंग द सॉइल, यूज़ फॉर लूजनिंग द सॉइल बिफोर सोइंग और क्रॉप ग्रोइंग। क्लियर? बिफोर सोइंग और क्रॉप ग्रोइंग। तो ये तीनों पॉइंट हम लोगों ने देख लिए। एक बार मैं आपको कल्टीवेटर की भी डायग्राम दिखा देती हूँ। क्लियर? आपको दिख रहा होगा कल्टीवेटर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। तो ये पीछे जो लगा हुआ है ये हमारा कल्टीवेटर है। इसकी जगह आप कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो। बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स आते हैं, बहुत सारे टूल्स आते हैं जो आप ट्रैक्टर में अटैच करके उसे यूज़ कर सकते हो। ट्रैक्टर सिर्फ क्या है, एक मीडियम है उसे खींचने का। ठीक है, तो हम उसे खींचने के लिए यूज़ करते हैं ट्रैक्टर। और ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले हम जब काम करते थे तो वहाँ पे लेबर की भी नीड होती थी, या एक बंदा थक जाता था तो दूसरे पर्सन की नीड होती थी, क्योंकि बहुत बहुत खेत होते हैं लोगों के पास, बहुत बहुत फील्ड एरिया होता है, तो एक बंदा नहीं कर पाता है। अब क्या है, हमारी लेबर भी सेव हो जाती है, क्योंकि एक बंदे से कितना भी ट्रैक्टर चलवा लो वो आराम से चला लेगा। और टाइम भी हमारा सेव होता है। जो हमारे एनिमल्स होते थे वो भी थक जाते थे, बट अब ऐसा कोई केस नहीं है। आप इसमें पेट्रोल डीजल जो भी डालना है वो डालो और इसको चलाओ। सो गाइस, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए अब नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करेंगे वो पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके।